गुड मॉर्निंग इंडिया। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार करंट अफेयर्स की अपनी शानदार क्लास में। परफेक्शन इज नॉट अटेनेबल बट इफ वी चेज परफेक्शन वी कैन कैच एक्सीलेंस। ओके, विंस लंबार्डी का जो ये स्टेटमेंट है, मोटिवेशनल थॉट है कि परफेक्शन ठीक है, अटेनेबल नहीं है, लेकिन अगर हम लोग उसके पीछे भागते रहे तो एक न एक दिन हमें एक्सीलेंस बहुत जल्दी मिल जाती है। और इसी पॉजिटिव थॉट के साथ चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता भारत ने किस किस देश के साथ की है? देश का नाम आप सभी को बताना है, कंट्री का नाम है, ये किस देश के साथ की है। ओके, तो हाल ही में आयोजित एआई एक्शन समिट, ओके, विच कंट्री को चेयर द रिसेंट एआई एक्शन समिट विथ इंडिया? आगे चलते हैं। फ्रांस, ये जो आप देख पा रहे हो, दिस इज फ्रांस। ओके, फ्रांस कंट्री के साथ, फ्रांस इस देश के साथ भारत ने हाल ही में पेरिस में आयोजित एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की है। ओके, भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, इसकी तीव्र प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आईआईटी कोट्टयम, ये भी एक याद रखने वाला पॉइंट है, आईआईटी कोट्टयम। ओके, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आईआईटी कोट्टयम के दीक्षांत समारोह जहां पे डिग्रियां दी जाती है, वहां पे भारत में एआई के तेजी से बढ़ते उपयोग पर प्रकाश डाल दिया। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के अनुसार भारत एआई के उपयोग के मामले में राजधानी बन रहा है। मतलब भारत किस चीज की राजधानी बन रहा है? भारत एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की राजधानी बन रहा है। राजधानी बन रहा है मतलब वहां पे भारत में क्या होगा? भारत में एआई का सबसे ज्यादा उपयोग होगा, भारत में एआई की सबसे ज्यादा डिमांड होगी और सबसे ज्यादा यूज भी होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते, तो याद हमें रखना है, फ्रांस कंट्री को रखना है। और साथ ही में एआई समिट में किसने प्रकाश डाला? आईआईटी कोट्टयम में हमारे देश की वित्त मंत्री जो चर्चा में है, उन्होंने प्रकाश डाला है। आगे बढ़ लेते, एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप, ये वर्ड आपको देखना है, कौन सा? हाइपरलूप। एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता जीएचसी 2025 का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया है? Which institution has organized? Okay, which institution is organizing Asia's first global hyperloop competition GHC 2025? आईआईटी मद्रास, ये आपका आंसर होगा। आईआईटी मद्रास एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता जीएचसी 2025 का आयोजन कर रहा है। उसके बाद वाला मुद्दा देख लेते हैं, आईआईटी प्रतियोगिता। ओके, तो ये प्रतियोगिता का आयोजन और उद्देश्य क्या है? आईआईटी मद्रास आपने नोट कर लिया, 21 से 25 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन होने वाला है। और यह प्रतियोगिता भारत को हाइपरलूप नवाचार का केंद्र बनाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है। हाइपरलूप क्या होता है? हाइपरलूप परिवहन की भविष्य की एक तकनीक होती है। और हाइपरलूप परिवहन का तरीका कैसा होता है? यह लगभग एक वैक्यूम ट्यूब होती है। क्या होती है? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब मतलब उसमें जिसमें हवा नहीं होती है, ऐसी वाली ट्यूब। और वैक्यूम ट्यूब में यात्रा करने वाली एक छोटी सी इसमें एक ट्रेन होती है। तो चलिए आप सभी लोग अगर अटेंटिव है तो मुझे वैक्यूम, ये जो आप लिखा यहाँ देख पा रहे हो, वैक्यूम का स्पेलिंग हमने इसमें टाइप करके बताया। क्या आपको जादू पता चलेगा कि वैक्यूम के स्पेलिंग में कितना मजा है? स्पेलिंग, वैक्यूम का स्पेलिंग मुझे आपको इंग्लिश में लिखकर बताना है, पता चलेगा कि वैक्यूम का स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है। 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति तक पहुंचने की क्षमता इसमें होती है, पता है? यस, वैक्यूम, सबने VACC लिखा है। और मुझे पता था ये ऐसी गड़बड़ आपसे हो जाएगी। वेरी गुड, आंसर जी ने लिखा है VACWM, इसमें W है तो छोड़िए। 1000 किलोमीटर से अधिक की गति, एक प्रति घंटा की गति से पहुंचेगी। आपको पता है कि एरोप्लेन लगभग 800 किलो, नॉर्मल वाला एरोप्लेन, सुपर फास्ट वाला नहीं, नॉर्मल वाला एरोप्लेन 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पहुंचता है, लेकिन ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से जा सकती है। वायु प्रतिरोध को कम करने के लिए विशेष ट्यूब सिस्टम होता है जिससे उच्च गति प्राप्त होती है। एलन मस्क ने, ये फिर से देखिए, एलन मस्क हमारी चर्चा में पिछले हफ्ते से चले आ रहे हैं, क्योंकि भारत में वो अपने शोरूम, अपने ठिकाने खोलने वाले हैं। तो ये एलन मस्क ने 2013 में
हाइपरलूप अल्फा नामक श्वेत पत्र के माध्यम से यह विचार प्रस्तुत किया था। तो एलन मस्क बहुत जबरदस्त इंसान है, अब रिसर्च करते रहते हैं और सारी दुनिया को बताते रहते हैं। तो इन्होंने हाइपरलूप अल्फा नामक श्वेत पत्र के माध्यम से यह विचार प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया है? केंद्र सरकार ने क्या किया है? केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने नीति आयोग जस्ट केंद्र सरकार ने नीति आयोग जो अपना है, नीति आयोग के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ BVR सुब्रमण्यम, इनका कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया है? ओके, तो 1 साल के लिए यह आंसर रहेगा इसका। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सीईओ BVR, नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम, नाम याद रखना है, BVR सुब्रमण्यम जी, इनका कार्यकाल 24 फरवरी 2025 से आगे 1 साल के लिए बढ़ाया है। मतलब 24 फरवरी 2025 से 24 फरवरी 2026 तक, मतलब 1 साल से इनको आगे एक्सपेरी क्या मिला है? एक्सटेंशन मिला है। ओके, चलिए, नीति आयोग में उनकी क्या भूमिका रही है? नीति आयोग में नीतिगत सुधार, आर्थिक विकास की रणनीतियां और सरकार की प्रमुख पहलों के कार्यान्वयन में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो नीति आयोग की जो क्या होती है? नीतिगत सुधार होते हैं, आर्थिक विकास की रणनीतियां होती है ना, तो सरकार की इन सारी पहलों में क्या होता है? इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। नीति आयोग के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यस, नीति आयोग के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सतत विकास लक्ष्य SDG होते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और भारत 1000 विजन, ये जो हमारा भारत का प्रोग्राम है, भारत एट 1000 विजन, कैसे पढ़ना है इसको? भारत एट 100 विजन पर ध्यान केंद्रित करना है और सरकार की दीर्घकालिक विकास योजनाओं को लागू करने में प्रभावी नेतृत्व प्रदान करना। तो नीति आयोग में क्या क्या उनकी भूमिका है? तो नेतृत्व एक आपको दिखा, भारत एट 100 विजन है, भारत एट 100 विजन पर ध्यान केंद्रित करना इनकी भूमिका है। और नीति आयोग की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन SDG और भारत के दोनों SDG, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और भारत एट 100 विजन, इन 3 भारत के प्रोग्राम पर क्या करना है? ध्यान केंद्रित करना है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट है BVR सुब्रमण्यम। चलिए, इसमें आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार, कौन सा? राजस्थान सरकार ने किस बजट को, कौन से बजट को राज्य सरकार का पहला हरित बजट, देखिए राज्य सरकार का पहला हरित बजट, ओके, राजस्थान सरकार ने, ओके, कौन सी गवर्नमेंट है? भारत की गवर्नमेंट नहीं, राजस्थान सरकार ने उनके कौन से बजट को राज्य का पहला हरित बजट घोषित किया है? हरित बजट 2025-26 के बजट को राजस्थान सरकार ने अभी अभी 2025-26 का हरित बजट, याद रखे, 2025-26 का हरित बजट प्रस्तुत किया है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, एक और नई चीज हमें पता चली है, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, इन्होंने 2025-26 के बजट को राज्य का पहला हरित बजट घोषित किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, वन, पर्यावरण और जैव विविधता पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो याद रहे 2025-26 हरित बजट राजस्थान का। राजस्थान सरकार का यह हरित बजट आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें रोजगार सृजन, रोजगार की निर्मित होगी, कृषि में सुधार, बुनियादी ढांचे के विकास और हरित नीतियों को प्राथमिकता दी गई है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हरित बजट है, लेकिन इसमें रोजगार सृजन, कृषि सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जगह है, प्राथमिकता है। यह बजट राजस्थान को एक आर्थिक और हरित विकास केंद्र के रूप में स्थापित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चलिए, तो याद रहे दिया कुमारी, हमको याद रखनी है, राजस्थान का बजट रखना है, कौन सा याद? 25-26 का, और हरित बजट याद रखना है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में मोटापे, ये तो सारी दुनिया की समस्या है, मोटापा है कि नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में मोटापे के प्रति जागरूकता बढ़ाने, क्या करना है? मोटापे के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया है? तो उन्होंने एक देशव्यापी राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया है। ओके, मोटापा है ना, मोटापे से जुड़ी हुई है सारी बीमारियां जुड़ी होती है मोटापे से, तो उनके भी ध्यान में आया, तो उन्होंने एक राष्ट्रीय अभियान शुरू कर दिया। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो फिट इंडिया मूवमेंट जो भारत में चल रहा है, कौन सा मूवमेंट? फिट इंडिया की, भारत
आपको कैसे रहना है, फिट रहना है, तो याद रखें फिट इंडिया मूवमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की है, और यह पहल फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी है। इसे फिट इंडिया मूवमेंट कहा जाएगा। तो याद रखें, प्रधानमंत्री जी ने हम सब के लिए, भारत के लोगों के लिए फिट इंडिया मूवमेंट, यस, हाँ, कम खाना खाओ अभियान, यस यस यस, कम खाना खाओ अभियान, यही इसको कहा जाएगा। यार आपके कमेंट तो बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। चलिए, कमेंट में भी आप क्लास का मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ये इससे अच्छी और बड़ी बात क्या हो सकती है। चलो, सबको फिर से एक बार गुड मॉर्निंग करते हुए जारी रखेंगे अपना ये आज का ऊर्जावान सेशन। अगर वहां ये लाइक करना और शेयर करना ना भूले, और सब्सक्राइबर तो आप हो ही। ओके, प्रमुख हस्तियों की नामांकन। ओके, प्रमुख हस्तियों का नामांकन। देखिए, पीएम मोदी ने 10, कितनी, 10 प्रमुख हस्तियों को नामांकित किया, और उससे 10 और लोगों को नामांकित करने का आगे किया। देखिए, ये जो अपना फिट इंडिया मूवमेंट है, इसमें प्रधानमंत्री ने 10 प्रमुख हस्तियों को नामांकित कर दिया है, और उनसे आग्रह किया कि आप और 10 हस्तियों को नामांकित करें। अब इन नामांकित हस्तियों में कौन कौन शामिल है? देखिए, राजनीति से उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री। व्यवसाय क्षेत्र से कौन है? आनंद महिंद्रा। आनंद महिंद्रा बहुत फेमस इंसान है। आनंद महिंद्रा यूट्यूब पे नहीं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। उनके साथ ही है नंदन नीलेकनी। याद रखिए, कौन से क्षेत्र से? क्या? व्यवसाय क्षेत्र से आनंद महिंद्रा, नंदन नीलेकनी। खेल से मनु भाकर, मीराबाई चानू, मनु भाकर, अभी अभी हमने उनको पढ़ा था। सिनेमा से मोहनलाल। मोहनलाल पता है ना आपको, सब लोग जानते होंगे। ये जो मोहनलाल, मोहनलाल जी बहुत ही खतरनाक एक्टर है साउथ इंडस्ट्री के। और मोहनलाल जी, पता है मोहनलाल जी का दुबई में बुर्ज खलीफा में घर है। आर माधवन फेमस फिर से। दिनेश लाल यादव निरहुआ, और संगीत क्षेत्र थे श्रेया घोषाल, और सामाजिक कार्य से सुधा मूर्ति। इन सबको नामांकित इन्होंने किया है। ठीक है, चलिए, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट लोग हम याद रखें, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए और हम लोग इन लोगों को रिवाइज कर सके। चलिए, उमर अब्दुल्ला, आनंद महिंद्रा, नंदन नीलेकनी, मनु भाकर, मीराबाई चानू, मोहनलाल, आर माधवन, दिनेश लाल, श्रेया घोषाल, सुधा मूर्ति, ये सब जाने माने नाम है। कौन से जाने माने? हम सब लोग अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं तो इन सब नामों को बिल्कुल जानते हैं। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? आहार में छोटे बदलाव करके, क्या करके? आहार में छोटे बदलाव करके स्वस्थ तो जीना है, स्वस्थ के साथ साथ रोग मुक्त भविष्य की ओर बढ़ने का संदेश देना है। लोगों को स्वस्थ भोजन की आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना है, और प्रभावशाली व्यक्तियों की भागीदारी से, प्रभावशाली व्यक्तियों को तो ले लिया, उनका काम क्या है? उनकी भागीदारी से अभियान को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना है। ओके, ये जो, हाँ, ये प्रभावशाली जो व्यक्ति है ना, ये प्रभावशाली व्यक्तियों को हमने क्यों शामिल किया? क्योंकि इससे हमें इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाना है। चलिए, गुड मॉर्निंग। आहार में छोटा सा बदलाव लाना है और स्वस्थ भोजन करते रहना है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से शहर में, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त, कितनी है? 19वीं किस्त जारी करेंगे। इन विच सिटी विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज, जारी करेंगे मतलब रिलीज द 19th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ किसान सम्मान निधि। तो कीवर्ड्स आपने नोट कर लिए। 19वीं निधि ना, 19वीं किस्त है, कौन से शहर में जारी करेंगे, और योजना कौन सी है? किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त। भागलपुर बिहार है कोई? भागलपुर से, भागलपुर बिहार से क्या करेंगे? भागलपुर बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भागलपुर बिहार का दौरा किया। वे किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त उन्होंने जारी वहां पे कर दी, भागलपुर में। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी भी उनके साथ मौजूद थे। तो भागलपुर याद रहे, कीवर्ड है। 19वीं किस्त याद रहे, कीवर्ड है। और साथ में उनके कौन थे? नीतीश कुमार जी थे। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक, यूएन फीमेल पीस कीपर, संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिकों पर 2 दिवसीय सम्मेलन, याद रहना है, क्या सम्मेलन है? 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कहाँ? ये जो संयुक्त राष्ट्र की महिला है, संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिकों पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होने वाला है? दिल्ली, ये इसका आंसर है। क्या है आंसर इसका? दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिकों पर 2 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। याद रहे, कौन सी?
नई दिल्ली। हमारा देश है तो हमारे देश में इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो रही तो हमको याद रहनी चाहिए। सम्मेलन का क्या उद्देश्य हो सकता है? शांति अभियान में महिला है। क्या है? शांति अभियान में महिलाएं। आपने देखा होगा कि कहीं भी शांति फैलानी हो, कुछ चीजें कंट्रोल में करनी हो तो मिलिट्री या फिर फोर्सेस आ जाते हैं, उनमें हमें सारे मेल्स दिखते हैं। लेकिन अब क्या है, शांति अभियान में महिलाओं को भी आगे बढ़ाना है, अच्छी पहल है। वैश्विक दक्षिण का परिप्रेक्ष्य शीर्षक से ओके से क्या है, पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। विदेश मंत्रालय, कौन सा? विदेश मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र स्थापना, देखो रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र, तीन चीजें। विदेश मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय एक, और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र दूसरा, इनके सहयोग से नई दिल्ली में ये चीज आयोजित होने वाली है। सम्मेलन का उद्देश्य क्या हो सकता है? महिला शांति सैनिकों की भूमिका, चुनौतियों और योगदान पर चर्चा होगी। इसमें जो महिला शांति सैनिक होते हैं यूएन के, उनकी क्या भूमिका होगी, उनके सामने कौन सी चुनौतियां हैं और उनका योगदान कैसा रहने वाला है, इस पे चर्चा होगी। तो याद रखें, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र का महिला शांति स्थापना केंद्र, इनके सहयोग से दिल्ली में ये होने वाला है। वैश्विक भागीदारी, इसमें पूरा जो विश्व है, पूरी जो दुनिया है, उसकी क्या भागीदारी होने वाली है? 35 कितने 35 35 सैन्य योगदान देने वाले देश, 35 देशों की महिला शांति सैनिक इसमें भाग लेंगी। 35 कितना? 35। विदेश मंत्री, हमारा रोज हमारे लेक्चर में रोज विदेश मंत्री आ जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, अब तक तो आपको याद भी हो गए होंगे, हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी। संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व जीन पेरे लैक्रोइक्स, क्या है? संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान विभाग के अवर महासचिव है कौन? जीन पियरे लैक्रोइक्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है लेकिन पढ़ने में क्या जा रहा है। जीन पियरे लैक्रोइक्स, ये संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि है। क्रिश्चियन सॉन्डर्स संयुक्त राष्ट्र के विशेष समन्वयक। ये जो सॉन्डर्स नाम है, सॉन्डर्स नाम कुछ जाना पहचाना लगता है कि किसी ने, आप में से किसी ने हिस्ट्री पढ़ा है, इतिहास में ये जो सॉन्डर्स है, जिसका वध कर दिया था भारत के एक क्रांतिकारी ने, याद आ रहा है कुछ इतिहास के सॉन्डर्स? अगर याद आ रहा है तो कमेंट में लिख दीजिए, उन शहीद की आत्मा को शांति मिल जाएगी। सॉन्डर्स का वध किसने किया था? इतिहास की बात है। ओके, या चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है बहरीन में भारत महोत्सव। कहाँ पे? बहरीन में भारत महोत्सव। देखिए, ये दूसरे देश में, भारत में भारत महोत्सव है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन बहरीन ये जो देश है, इसमें भारत का महोत्सव का दूसरा, वो भी पहला नहीं, दूसरा संस्करण। पहला है क्या? नहीं, पहला नहीं, दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? याद रखें, बहरीन में भारत का जो है दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाने वाला है या फिर गया। वेयर वॉज द सेकंड एडिशन ऑफ फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन बहरीन? तो दाना मॉल, कौन सा मॉल है? दाना मॉल सनाबीस। ये दाना मॉल सनाबीस में ये महोत्सव आयोजित हुआ। और भारतीय दिशा कौन सा है? देखिए, भारतीय दूतावास, लुलु हाइपर मार्केट बहरीन और दाना मॉल, इन तीनों के सहयोग से हुआ था। ओके ओके चलिए, तो भारतीय दूतावास, लुलु हाइपर मार्केट बहरीन और दाना मॉल। चलिए, करंट अफेयर्स की क्लास में हिस्ट्री की रिवीजन भी करा रहे हैं क्या सर? अरे सारी चीजें हो जाएगी। अपनी क्लास ना मल्टीपर्पज आयुर्वेदिक क्रीम है, इसमें हिस्ट्री भी होगा, पॉलिटी भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा, सारी चीजें होगी, साइंस भी आ जाएगा। देखते हैं क्या बात है। तो ठीक है, दाना, ये तो दाना चीज कितनी, देखिए दाना, दाना पानी, हमारे देश में दाना पानी होता है, पेट के लिए लगता है ना। तो दाना माल सबनीस सनाबीस, याद रहेगा दाना, लुलु। ओके, देखिए नाम मस्त है, दाना, भारतीय दूतावास, लुलु, हाँ, और दाना महल, लुलु दाना। ओके, ठीक है, नाम ऐसे मजेदार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम का आयोजन उद्देश्य, आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विविधता और विविधता का प्रदर्शन करना और प्रवासी भारतीयों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। प्रवासी भारतीय क्या होते हैं? जो भारत के नागरिक होते हैं और दूसरे देशों में जाकर बसे होते हैं, इसका मतलब वो प्रवास कर रहे होते पूरी दुनिया का, वो प्रवासी भारतीय। विदेश मंत्रालय की पीसीटीडी, प्रवासी कल्चरल टाइज एंड डेवलपमेंट पहल के तहत ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। पीसीटीडी है ना, विदेश मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? विदेश मंत्रालय की पीसीटीडी। ओके, इससे ये क्या हो गया था, इन्होंने इसको आयोजित किया था। एडवांटेज असम, देखिए एडवांटेज असम शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
एडवांटेज असम शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडवांटेज असम? आगे बढ़ते हैं, चलिए पीसीडीडी नोट कर लिया, एडवांटेज असम। यह शिखर सम्मेलन असम को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करेगा। क्या? निवेश गंतव्य, निवेश गंतव्य मतलब ऐसा स्थान जहां पे निवेश किया जाता है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए आयोजित किया गया है। तो दो चीजें, एक है विदेशी निवेश और एक प्रमुख गंतव्य, निवेश का गंतव्य में प्रस्तुत करना। ओके, तो आसाम को प्रमुख विदेश निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना और दूसरा विदेशी निवेश को आकर्षित करना। विदेशी निवेश, इन दोनों चीजों से क्या होगा? इन दोनों चीजों से एडवांटेज असम शिखर सम्मेलन से असम को फायदा होने वाला है और अल्टीमेटली हमारे देश को भी फायदा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज असम, असम की वैश्विक छवि को बढ़ाने की पहल। असम की जो क्या है, इमेज है, इंटरनेशनल इमेज, वैश्विक छवि को बढ़ाने की ये पहल है। जयशंकर, एस जयशंकर, कौन है एस जयशंकर जी? यस, विदेश मंत्री। इन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य है असम और पूर्वोत्तर राज्यों की छवि को बढ़ाना। सिर्फ असम के साथ साथ पूर्वोत्तर के जो राज्य है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उनकी छवि को बढ़ाना है, अंतरराष्ट्रीय रुचि और निवेश को आकर्षित करना है और साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। मुख्य फोकस कौन से क्षेत्र है? कृषि और खाद्य प्रसंस्करण। ओके, क्या है इसके मुख्य फोकस? कृषि मतलब एग्रीकल्चर और खाद्य प्रसंस्करण मतलब फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प और पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, तेल गैस और चाय उद्योग। ये देखिए, तेल गैस और चाय उद्योग। चाय उद्योग हम सबको पता है कि असम में चाय का प्रोडक्शन होता है ना। और गैस और तेल वहां क्यों आ गया पता है ना आपको? असम में पूरे भारत की पता है आसाम में भी क्या होता है? वो रिफाइनरीज है, ऑयल जहां से निकलता है वो आसाम में भी है ना। हमको पता है कि भारत में समंदर में क्या है, मुंबई के उस पार, वहां से हम तेल निकालते हैं, लेकिन असम में भी तेल और गैस निकाला जाता है जमीन के अंदर से। यस, दिग्बोई, वेरी गुड, राहुल कुमार जी ने आंसर दिया है, दिग्बोई में है ये, वेरी गुड। तो इसलिए तेल गैस और चाय उद्योग को भी इन्होंने फोकस किया है। यस, बिल्कुल करेंगे आशिया प्रवीण जी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आप समझ ही गए होंगे व्हाट इज एमओयू। समझौता ज्ञापन होता है, एमओयू दोनों के बीच में क्या करते हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो कौन से संस्थान के साथ? एचएएल ने किया, लेकिन कौन से संस्थान के साथ? देख लेते हैं, इसका आंसर है एचएएल ने पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, डीआईएटी। ओके, एचएएल ने ये एक किसके साथ? डीआईएटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्या है इसका उद्देश्य? एरोस्पेस अनुसंधान, स्पेस वाला अनुसंधान, कौशल विकास और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना इसके उद्देश्य है। एचएएल, डीआईएटी, डाइट, एचएल। ओके, ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखी। क्या है इसका उद्देश्य? एरोस्पेस अनुसंधान है, कौशल का विकास कराना है और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना है। HLDIAT मतलब डाइट का सहयोग क्या है? एरोस्पेस उद्योग और शिक्षा जगत, एरोस्पेस उद्योग और शिक्षा जगत के बीच में सहयोग को मजबूत करना, एरोस्पेस प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, रक्षा और विमानन में कौशल विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करना। इन तीनों चीजों में हमें क्या होने वाला है? फायदा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। सहयोगी अनुसंधान परियोजना, HAL और DIAT डाइट मिलकर रणनीतिक रक्षा और विमानन, इन दोनों में अनुसंधान परियोजनाओं पर काम करेंगे। भारतीय वायुसेना और अन्य रक्षा संगठनों के लिए अत्याधुनिक समाधान, संसाधन, हथियार विकसित करने का इन दोनों का काम रहेगा। किसके लिए? भारतीय वायुसेना और अन्य जो हमारे रक्षा के संगठन है उनके लिए मिलकर ये काम करेंगे। तो HALDIAT क्या है? HAL साथ में DIAT। ओके, हल्दिया, क्या देखिए इसको दोनों को मिला करना याद रख सकते हैं। हल्दिया टी, कौन सा टी? हल्दिया टी हल डाइट, कुछ भी पढ़ लीजिए, याद रखिए बस। टाइम्स हायर एजुकेशन, THE, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन की रैंकिंग है 2025 में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय, कौन सी यूनिवर्सिटी ने? विच यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025? तो टाइम्स हायर एजुकेशन की इस रैंकिंग में देख लेते हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय। कौन सा? हार्वर्ड विश्वविद्यालय लगातार 14वें साल लो
लगातार 14वें वर्ष इस रैंकिंग में स्थान पर पहुंचा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। हार्वर्ड कहा है हमने, ऑक्सफोर्ड नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लगातार 14वें साल क्या किया है, लगातार 14वें साल टॉप टॉप क्या है, पोजीशन कायम रखी है, बरकरार रखी है। मूडीज के मूडीज एनालिटिक्स कौन सा है, मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर, कौन सी दर, जीडीपी वृद्धि दर क्या रहने की संभावना है, मूडीज कौन से, अकॉर्डिंग टू मूडीज एनालिटिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स में लोगों के वृद्धि दर बताने में ये जो मूडीज है, यहाँ आप चित्र देख पा रहे होंगे, ये जो मूडीज ये संस्था बहुत अग्रणी है, इनके रिपोर्ट्स आते रहते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग व्हाट इज इंडिया प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट, क्या पूछा है, जीडीपी ग्रोथ रेट 2025 के लिए क्या होगा मूडीज का, किसी ने आंसर भी दे दिया है। देखते हैं देवमणि कुमारी जी का आंसर सही है क्या, और इनका आंसर सही के लगभग आसपास है, 6.6 से थोड़ी कम की है। देखिए मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि जो है ना, तो 2025 में 6.4 रहने की उम्मीद रखी है, कितनी, 6.4%। ये जो 6.6 है ना, थोड़ी सी कम रहने वाली है, याद रहे 6.4 मूडीज एनालिटिक्स, 6.6 नहीं, अरे यार मैंने ये देखिए इसको नोट कीजिए, 6.6 से कम। चलिए इसको हटा ही देता हूं मैं यहाँ से, फालतू कंफ्यूजन नहीं। तो 6.6 से कम रहेगी, लेकिन कितनी रहेगी, 6.4, 6.4, हाँ 6.6 से थोड़ी कम, इसका मतलब 6.4 रहने वाली है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की है, क्योंकि 6.6 पहले था, अब थोड़ा 6.4 हो सकता है, इनका कहना है। वैश्विक कारक, इसमें क्या प्रॉब्लम है, वैश्विक कारक मतलब जो दुनिया भर में जो कारण है उनके रीजन से हो सकता है, जैसे अमेरिकी टैरिफ और कमजोर वैश्विक मांग। दुनिया भर में अगर डिमांड ही कम है तो हमारा प्रोडक्ट खपेगा क्या, नहीं, भारत निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। तो ठीक है, तो वैश्विक कारक, इंटरनेशनल कारण है जो भी होंगे वो, और अमेरिका की टैरिफ और कमजोर वैश्विक मांग, ऐसे जो कारक है, इससे क्या होगा कि भारत से जो मांग कम हो जाएगी भारत के माल को, और हमारा जीडीपी ग्रोथ थोड़ा कम हो सकता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में मंदी है, चीन की जीडीपी 2025 में 5% से गिरकर 2025 में कितनी, 24 से गिरकर 4.2 रहने की कितनी 4.2 रहने की संभावना है। भारत की 6.4 तो है, गनीमत है, लेकिन चाइना की 5% जो है ना उससे गिरकर 4.2 होने की संभावना है। चलिए ये तो, चलिए ये हमारे लिए आनंद की बात हो सकती है, चाइना वाले पीछे रहो, हम आपके आगे है, ठीक है। तो आर्थिक मंदी के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, बताइए, आर्थिक मंदी के प्रमुख कारण ये सोचकर बताइए, अभी ये हमारा इकोनॉमिक्स का विषय हमारा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा पूछा है हमने, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा सर्विस सेक्टर श्रेणी के तहत एनएससीआई सेफ्टी जीतने वाला पहला हवाई अड्डा बना है। ओके, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा सर्विस सेक्टर श्रेणी के तहत एनएससीआई सेफ्टी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी जीतने वाला पहला हवाई अड्डा बन चुका है। तो आपके सामने आंसर है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एनएससीआई सेफ्टी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, जिससे यह भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया जिससे यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार की गोल्डन ट्रॉफी और भारत का पहला हवाई अड्डा बन चुका है। तो चलिए, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया में कहाँ है, चलिए आप मुझे बताइए, मनोहर इंटरनेशनल कहाँ पे है ये एयरपोर्ट। ओके, ठीक है, ओके, आप गेस कर सकते हैं मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे होगा। यस, मनोहर इंटरनेशनल, अगर आपको याद होगा कि भारत के एक मंत्री हुआ करते थे स्वर्गवासी मनोहर पर्रिकर जी, कौन से स्टेट के थे, वो गोवा के थे, कहाँ के थे, गोवा के। तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन से स्टेट में होगा, GOA, गोवा, गोवा स्टेट में होगा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए याद रहे, नेक्स्ट टाइम यह पुरस्कार सर्विस सेक्टर श्रेणी में उनको दिया गया है। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा विकसित और संचालित है। कौन से, GMR क्या है, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा वो संचालित है। पुरस्कार समारोह मुंबई, कहाँ पे,
मुंबई के द ललित में आयोजित किया गया। मुंबई के द ललित नाम का जो होटल है उसमें इसको क्या किया गया, आयोजित किया गया। तो याद रहे मुंबई। आगे, इस पुरस्कार का क्या महत्व है? भारत के विमानन उद्योग में सुरक्षा मानकों को यह क्या करता है, मजबूत करता है। अन्य हवाई अड्डों को उन्नत सुरक्षा उपाय को अपनाने के लिए प्रेरित करता है कि भैया सबसे सबसे प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है? इनाम, प्राइज। जब भी प्राइज मिलता है हम प्रेरित होते हैं। तो प्रेरणा अगर आपको बढ़ानी है तो इनाम देते रहिए। ओके, चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS का उद्घाटन किया? पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे मोटापे को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो उन्होंने कौन से शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। याद रहे, कीवर्ड है हमारा भोपाल। आगे बढ़ते हैं। GIS का उद्देश्य और उद्घाटन, मध्य प्रदेश को एक प्रमुख निवेश केंद्र, वो असम में देखा था हमने, एडवांटेज असम में, उसको भी एक प्रमुख निवेश केंद्र था। ये भी अभी मध्य प्रदेश को क्या करना है, निवेश केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना है। औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और उद्यमशीलता क्षमता को उजागर करना, व्यापार और निवेश के लिए सुधार करना, व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये थोड़ा सा याद रहे, इंग्लिश में अच्छा लगता है, कुछ कुछ चीजें इंग्लिश में ही अच्छी लगती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए नए विनिमयन आयोग की स्थापना पर विचार चल रहा है। सरकार 40,000 कंप्लायंसेस को समाप्त कर चुकी है। देखिए, ये जो मध्य प्रदेश सरकार है ना, उनके पास 40,000 प्रॉब्लम्स आई थी, 40,000 कंप्लेंट्स आई थी, कंप्लायंसेस आई थी, उन्होंने उसको भी समाप्त कर दिया है। मतलब काम कर रहे हैं लोग। पुराने नियमों की समीक्षा करने की जरूरत हमेशा होती है, तो पुराने नियमों की समीक्षा करके व्यापार अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्धता की जा रही है। 40,000 कंप्लेंट्स को उन्होंने, कंप्लायंस को हटा दिया। याद रहे, पुराने जो नियम है, पुराने नियमों की समीक्षा करके उनको हटाना भी जरूरी होता है। आपको एक और बात पता होगी करंट अफेयर्स में, 1961 का एडवोकेट एक्ट था। कौन सा? याद रहे, ये चीजें पेपर में आती है। 1961 का एडवोकेट्स एक्ट था। एडवोकेट्स एक्ट को सरकार सुधारने जा रही थी, लेकिन लोगों ने इतनी इतनी उनको सुझाव दिए कि सरकार को वो बिल ही पीछे लेना पड़ा। तो ऐसी भी चीजें होती है। जो कानून है, पुराने जो 1961 का एडवोकेट एक्ट था, उसको सुधारना था, लेकिन उसमें सुधारना, लोगों ने बहुत सुझाव दिए, तो उसको फिर से रिवाइज करके भेजने वाले हैं आगे आने वाले। चलिए, राज्य में 7 टेक्सटाइल पार्क में एक तेजी विकसित हो रही है। कपड़ा और वस्त्र उद्योग में तेजी, मध्य प्रदेश में कौन सा? कपड़ा और वस्त्र उद्योग में तेजी हो रही है। चलिए, भारत कपास रेशम का एक प्रमुख उत्पादक है। देखिए, भारत कौन से कपास का और रेशम का एक प्रमुख उत्पादक देश है। याद रहे, मध्य प्रदेश देश के जैविक कपास उत्पादन में 25% का योगदान देता है। देखिए कितनी जबरदस्त बात है। मध्य प्रदेश क्या करता है? मध्य प्रदेश 25% का योगदान देता है। कौन से? जैविक कपास उत्पादन में पूरे देश का 25%। यह आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहे। चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियां, इंपॉर्टेंट साड़ियां, किसी भी राज्य का कल्चर आ सकता है एग्जामिनेशन में कि मध्य प्रदेश की वैश्विक आकर्षण है। हाँ, याद रहे, पूरे दुनिया में इसकी मांग है। कौन सी साड़ियां? मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी और माहेश्वरी साड़ी। उसके बाद रीवा सोलर पार्क, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क आ सकता है जीके की श्रेणी में। रीवा जो सोलर पार्क है मध्य प्रदेश का, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का पार्क है। राज्य की अक्षय ऊर्जा में बढ़ती भूमिका, 31,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता है मध्य प्रदेश की, जिसमें 40%, कितना? 40% स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से आता है। मध्य प्रदेश में 31,000 मेगावाट बिजली की क्षमता है, और इसमें से कितना? लगभग 40% स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से आता है। इसका मतलब प्रदूषण रहित स्रोतों से आता है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा शामिल है। याद रहे, भारत के पहले फर्स्ट चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना कहाँ की है? ये थोड़ा सा विचित्र सा सवाल है, लेकिन ऐसे विचित्र सी लगने वाली चीजें एग्जामिनेशन में आती है। जो चीजें सीधी सादी सिंपल होती है, वो चीजें क्यों आएगी? आप भी कहीं पर होटल में जाते हो तो सीधी सादी चीजें खाते हो? नहीं, आप पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो। ओके,
तो वेयर हैज इंडिया फर्स्ट जू बेस्ड बायो बैंक बीन एस्टेब्लिश्ड? आगे देखते हैं इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। कौन सा है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक, याद रखें क्या है? बायो बैंक याद रखना चाहिए हमें। नया पशु संग्रहालय और अन्य सुविधाएं। तो ये जो बायो बैंक है, इस बायो बैंक में है क्या? पशु संग्रहालय। 23 दिसंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के वन मंत्री बीरबहा हंसदा द्वारा उद्घाटन इसका किया गया। लुप्तप्राय प्रजातियों के कंकाल अवशेषों का संग्रह। क्या होगा इसमें? जो प्रजातियां लुप्त प्राय हो रही है उनके कंकाल अवशेषों का संग्रह, मतलब उनकी हड्डियां जमा करेंगे, उनके भूत जमा करेंगे, जो उनकी शारीरिक रचना और विकासवादी इतिहास को समझने में मदद करेगा। भूतों को जमा करने वाला क्या है? ये बायो बैंक होगा। यह शोधकर्ताओं, छात्रों और आगंतुकों के लिए एक शैक्षिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यह केंद्र क्या करेगा? हाँ ये केंद्र क्या करेगा? शोधकर्ता मतलब रिसर्चर्स, छात्र और आगंतुक मतलब मेहमान यो आते हैं, तो इनके लिए एक शैक्षिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। तो बायो बैंक याद रहे, हड्डियों के कंकालों का बैंक होगा। वन्यजीव संरक्षण में नई पहल। यह बायो बैंक डीएनए, कोशिकाओं और ऊतक के नमूने कितने -196 डिग्री पर क्या करेगा? क्रायोजेनिक रूप में संग्रहित करेगा। देखिए, जो लुप्त प्राय प्रजाति होती है उनके डीएनए, उनकी कोशिकाएं और उनके जो ऊतक है, सेल्स एंड टिश्यूज, उनको -196 डिग्री सेल्सियस, कितना है? माइनस, देखिए मैंने इसको कर दिया है -196 डिग्री पर क्या करेगा? संग्रहित करेगा। यह अनुवांशिक सामग्री भविष्य के वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रजनन कार्यक्रमों और संभवित प्रजाति पुनर्जीवन प्रयास है ना। प्रजाति अगर लुप्त हो गई तो उसको हम फिर से उनको क्या करेंगे? उनको फिर से ला सकते हैं वापस। याद रखिए कौन सा? आपको पता है ये डोडो, डीओ डोडो नाम की पक्षी प्रजाति दुनिया से नष्ट हो चुके हैं। क्या आपको पता है? एनवायरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है। कौन सी? डोडो हो चुकी है लुप्त प्राय। हमारे देश का गेंडा लुप्त प्राय होने की कगार पर है। तो सफेद वाले गेंडे की सिर्फ 2 पीसेस, याद रहे, दुनिया का जो सफेद वाला गेंडा है उसकी 2 मादा सिर्फ जीवंत है, 2 से ज्यादा नहीं है। सफेद टाइगर लुप्त प्राय हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें लुप्त प्राय होने वाली चीजें, ये भी हमारे करंट अफेयर्स का मुद्दा हो सकती है, बन सकती है, क्योंकि पेपर में ये भी याद रखे। डोडो लुप्त प्राय होके तो अरसों बीत गए हैं और 2 सफेद व्हाइट गेंडा की मादाएं अभी बचे, क्योंकि 2-4 दिन पहले उनके मिस्टर, मतलब एक मेल जो गेंडा था सब व्हाइट वाला, ये सबके लिए है, ये क्या हो चुका है? मृत हो चुका है बेचारा। चलिए, मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? चेहरा तो सामने दिखाई दे रहा है। मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। क्या होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अली आई लिगांग महोत्सव कौन सी है? देखिए, अली आई लिगांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड कौन से इस किस राज्य की मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है? देखिए, कौन सी जनजाति? विच जाति? कौन सी जनजाति? मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो कौन सा फेस्टिवल है? अली आई लिगांग महोत्सव। अली आई लिगांग महोत्सव। अच्छा, आपने पहले ही इसका आंसर बता दिया, वेरी गुड। तो असम है। कौन सा वो देश है? देश नहीं, राज्य है असम। अली आई लिगांग महोत्सव असम की मिसिंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जो बुआई के मौसम, कौन सा मौसम? बुआई का जो मौसम होता है उसकी शुरुआत को चिन्हित करता है। तो याद रहे, अली आई लिगांग महोत्सव असम। आगे चलो, गुलवीर सिंह ने किस खिलाड़ी के पिछले 5000 मीटर शॉर्ट ट्रैक एशियाई रिकॉर्ड को तोड़ दिया? कौन से सिंह है हमारे? गुलवीर सिंह ने किस खिलाड़ी के पिछले 5000 मीटर शॉर्ट ट्रैक एशियाई रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो वो है
थाईलैंड के केरेन टिंटिवेट, थाईलैंड के केरेन टिंटिवेट है, इनके रिकॉर्ड को उन्होंने 2018 एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता 18 में 18 में कांस्य पदक विजेता रहे थे, 18 में विजेता थाईलैंड के किरेन टिंटिवेट, ये जो किरेन टिंटिवेट 2018 में थे, थाईलैंड के है किरेन टिंटिवेट, उन्होंने रिकॉर्ड किया था 13.841 सेकंड के पिछले एशिया रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया। तो किसने? हमारे गुलवीर सिंह ने तोड़ दिया है एशियाई रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, नोट कीजिए, एशियाई रिकॉर्ड है। तो गुलवीर सिंह सबसे ज्यादा, यहाँ क्या रहना, गुलवीर सिंह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जो किरण टिंटिवेट थाईलैंड के हैं, उनका रिकॉर्ड था, उसको उन्होंने 13 मिनट 8 सेकंड में तोड़ दिया। खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025 में कौन से विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा गया? खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025 में कौन से विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा गया? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025 में 139 कलाकारों ने 21 फरवरी 2025 को 24 घंटे 9 मिनट और 26 सेकंड, 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड तक लगातार नृत्य किया है। क्या किया है? नृत्य किया है, लगातार नृत्य करके वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है। तो ये सबसे लंबे शास्त्रीय नृत्य मैराथन का किताब, सबसे लंबा, और ऐसा वैसा कोई डांस नहीं है, शास्त्रीय नृत्य है, लगातार 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड। और कर लेते थोड़ा दार, ओके। ये खजुराहो नृत्य महोत्सव 25 जो है, इसका महोत्सव का यह 51वां संस्करण था। 20 से 26 फरवरी 2025 को इसको आयोजित किया गया था। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्कृष्टता और समर्पण को यह दर्शाता है। खजुराहो महोत्सव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि इससे मिल गई है। नृत्य और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की एक ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक धरोहर को विश्व मंच पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण क्या करता है? भूमिका निभाता है। खजुराहो महोत्सव चलिए चलिए, अच्छा एमसीक्यू चाहिए, ओके ओके, अरे डोंट वरी, आज नहीं ना, लगभग पहला दिन है ना अब हमारे सप्ताह, तो हम क्या करें, बहुत सारा डेटा पहले जमा कर लेंगे, इसका रिवीजन करते 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 हम क्या करेंगे, बहुत सारे ढेर सारे एमसीक्यू, आपको पता है अपनी क्लास में एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आज हम इतनी इंपॉर्टेंट डेटा हमारे पास जमा हो चुका है कि पहले इसको जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे, और एमसीक्यू को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पास होना है ना, हम सबको पता है हमारा फॉर्मूला क्या है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एमसीक्यू करने ही वाले हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी को कौन से पद पर नियुक्त किया गया? देखिए ना, आज के बुलेट पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रहे, हमारी आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास, इसको क्या किया गया है, कौन सा नियुक्त किया गया है? तो इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीआई गवर्नर, पूर्व आरबीआई गवर्नर थे, अब वो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 होंगे। 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के वो आईएएस अधिकारी है शक्तिकांत दास, याद रहे। दास का वो अनुभव बहुत ही व्यापक है, वो राजकोषीय और मौद्रिक नीति दोनों में विशेषता रखते हैं, पहले पर ओके रखने वाले, ठीक है। उन्होंने वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में भी काम किया है। उनके पास नॉर्थ ब्लॉक वित्त मंत्रालय और आरबीआई दोनों में लंबा काम करने का अनुभव है शक्तिकांत दास जी के पास। ना वित्त मंत्रालय कहाँ पे है? दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में, याद रहे, नॉर्थ ब्लॉक जैसे अपने सामने आता है तो हम दिल्ली के हमारे वित्त मंत्रालय को याद करेंगे। उनके पास बहुत लंबा अनुभव है, तो क्या होंगे वो भी शक्तिकांत दास? शक्तिकांत दास, यस, गुड मॉर्निंग जी। तो शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री के सचिव होंगे। अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन 2025 राजस्थान के अजमेर वैशाली नगर में एक निजी स्कूल में आयोजित किया गया है। इस ओके, याद रहे, किन्नर महासम्मेलन हो सकता है ये इंपॉर्टेंट, अगले साल एग्जामिनेशन में आ सकता है, ओके। हाँ आगे बढ़ते हैं। सम्मेलन का महत्व क्या? ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ऐतिहासिक अवसर है जहां वे अपनी समस्याओं को चर्चा कर सकते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को सुदृढ़ करने वाला भी यह आयोजन था, और समाज में
समानता और अधिकारों की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए, एशिया आर्थिक वार्ता, इकोनॉमिक डायलॉग एईडी 2025, याद रहे, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 कहाँ आयोजित की जा रही है, हमने पूछा कहाँ। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग पुणे, महाराष्ट्र में सीट, पुणे सिटी में एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। सम्मेलन का यह 21वां संस्करण है, छठा संस्करण है। इसकी थीम विखंडन के युग में आर्थिक लचीलापन और पुनरुत्थान। के इसमें नौ देशों के शिक्षाविद, नीति निर्माता और उद्योग विशेषज्ञ भाग लेंगे। देश कौन से देखे? ऑस्ट्रेलिया, मिस्र मतलब इजिप्ट, इंडोनेशिया, जापान, नेपाल, नीदरलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका। कितने देश है? ये ऐसे 9 देश इसमें शामिल होने वाले हैं। 6 नहीं, 9। ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इंडोनेशिया, जापान। हाँ, तो ये आंकड़े याद रहेंगे। कितवा संस्करण? छठा संस्करण। और 9 देश, 6 9, दोनों चीजें, आंकड़े अच्छे हैं। पूसा, PUSA, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 कहां पर आयोजित किया गया? पूसा, ठीक है, तो दिल्ली में। पूसा कहाँ पे? दिल्ली में। पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ, वैसे तो पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में है। या ये तो जीके का टाइप का क्वेश्चन हो गया। ओके, याद रहे, पूसा कृषि विज्ञान मेला नई दिल्ली के पूसा में आयोजित किया गया। देखो, पूसा जो अनुसंस्थान है, ये जो है ना पूसा प्रौद्योगिक संस्थान, ये पूसा है ही खुद दिल्ली में, उसी में पूसा कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया। ओके हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जी, फल और बागवानी करने वाले किसानों को विशेष लाभ होगा इससे। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर गेहूं, चावल और अरहर की खरीदी जारी रखेगी। किसानों के लिए सतत सरकारी समर्थन और नीति सुधार होते रहेंगे। कृषि मशीनरी और तकनीकों के प्रचार पर क्या दिया जाएगा? जोर दिया जाएगा। MSP क्या होती है? MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वेरी गुड, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नृग, हाँ क्या है? नयनामृतम 2.0 किस राज्य सरकार की पहल है? नयनामृतम क्या है? नयनामृतम क्या है? नयनामृतम 2.0 कौन से राज्य सरकार की पहल है? नयनामृतम केरल, केरल, बहुत देर हो गई, साउथ का कोई स्टेट नहीं, केरल है। ओके, केरल सरकार ने नयनामृतम 2.0 नामक AI संचालित नेत्र जांच कार्यक्रम शुरू किया है। क्या है? अब देखिए, नयनामृतम आंखों से रिलेटेड, देखिए आंखें दिखाई दे रही है आपके, नयनामृतम क्या है? ये आंखों की जांच करने का कार्यक्रम केरल कौन से शासन ने, कौन से सरकार ने? केरल सरकार ने इसको शुरू किया है। ओके, जो दुनिया का पहला सरकारी नेतृत्व वाला AI आधारित नेत्र जांच कार्यक्रम है। दुनिया का पहला सरकारी नेतृत्व वाला AI आधारित क्या है? जांच कार्यक्रम है, नेत्र जांच। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केरला, ऐसे काम केरला ही करेगा। कार्यक्रम का परिचय, साझेदारी, हेल्थ टेक कंपनी है इसमें रेमेडियो, कौन सी? रेमेडियो। लक्ष्य, पुरानी नेत्र बीमारियों का प्रारंभिक चरण में पता लगाना और इलाज में तेजी लाना। विशेषता, दुनिया का पहला सरकारी नेतृत्व वाला AI सहायता प्राप्त नेत्र जांच कार्यक्रम। 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप, कौन सी? स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल किसने जीता? फाइनल जीता है 2025 की एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप। तो पंकज अडवाणी हमेशा आगे रहेंगे। पंकज अडवाणी का नाम स्नूकर में दुनिया में हमेशा आगे रहता है। पंकज अडवाणी ने 2025 में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप, अब याद रहे वर्ल्ड नहीं है, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में ईरान के, किसके, कौन से देश के? ईरान के आमिर सरखोश, खरगोश नहीं है, सरखोश है, आमिर सरखोश को 4-1 से हराकर ये वाला खिताब जीता है। तो पंकज अडवाणी जब भी आपके सामने नाम आएगा तो स्नूकर का नाम ले ले। तो ये कहाँ पे हुई थी? दोहा, कतर में। कहाँ पे हुई थी ये चैंपियनशिप? दोहा में, कतर में। एशियाई चैंपियनशिप में पंकज अडवाणी की ऐतिहासिक उपलब्धियां बहुत है। सभी प्रारूपों में कुल 14 एशियाई खिताब जीत चुके हैं पंकज अडवाणी, ऐसे वैसे नहीं है, कुल 14 एशियाई खिताब। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 15 रेड 6 रेड टीम के प्रारूप में 5 खिताब जीत चुके हैं। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के 5, सभी प्रारूपों में 14, और 9 बार एशियाई बिलियर्ड्स के भी चैंपियनशिप रह चुके हैं। 2 बार एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं। ओके, एशियाई खेल, कौन से खेल? एशियाई गेम्स, एशियन गेम में 2 बार स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने, 2006 में और 2010 में।
ओके, याद रहे। एशिया जल्द ही जारी किए जाने वाले 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? ये एग्जामिनेशन में आने वाला पॉइंट है। अब जो लोग टिके रहे उनके लिए ठीक है, जो लोग नहीं टिके उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी IMP। 50 रुपए का जो नोट आने वाला है, नया वाला 50 रुपए का नोट, इस पे किसके हस्ताक्षर होने वाला है? ध्यान से रखिए, ध्यान से देखिए, याद रखिए। RBI जल्द ही नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले 50 रुपए के नोट जारी करेगा। हमको पता है, सबको पता है कि नोटों पर RBI के गवर्नर का साइन होता है, लेकिन अब जब ये नया 50 रुपए का नोट आएगा, क्या नया 50 रुपए का नोट आएगा, उसमें नए वाले जो अभी गवर्नर आए हैं संजय मल्होत्रा, तो ये भी एक नाम यहाँ पे हमें क्या है पता चल गया। पता है ना आपको नोटों पर किसका साइन होता है? गवर्नर का। मुझे एक बताए, अगर 1 रुपए का नोट है तो 1 रुपए के नोट पर किसका साइन? ओके, 1 रुपए के करेंसी नोट्स पर गवर्नर का साइन नहीं होता है, किसका साइन होता है? ये जीके का क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो कमेंट में पता करके बता दीजिए कि 1 रुपए के नोट पर किसका साइन होता है, गवर्नर का क्यों नहीं होता है। ओके, संजय मल्होत्रा नवे RBI के नए गवर्नर बने, आयु 56 वर्ष है, नियुक्ति 11 दिसंबर 2024 को उनकी हुई थी, और अगले 3 वर्षों के लिए मतलब 2027 तक संजय जी मल्होत्रा क्या हो गए? राष्ट्रपति का साइन नहीं होता है नोटों पर। ओके, हाँ, 2050 के नए नोट अपडेट हो चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही 50 के नए नोट जारी करेंगे। संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। यह नोट महात्मा गांधी नई श्रृंखला डिजाइन के अनुरूप ही होंगे। ओके, मतलब फोटो तो उनपे, हाँ, यस यस, सौमी जी ने बताया कि फाइनेंस मिनिस्टर का होता है या फाइनेंस सचिव का होता है। हाँ, ये भी है, वित्त मंत्री का होता है या वित्त सचिव का होता है। ये भी एक गौर करने वाली बात है 1 रुपए के नोट पर। भारत में हाल ही में विकसित किया गया 10 टन वर्टिकल मिक्सर किस क्षेत्र में उपयोग किया जाएगा? देखिए, भारत में हाल ही में विकसित किया गया 10 टन वर्टिकल मिक्सर, ओके, द रिसेंटली डेवलप 10 टन वर्टिकल मिक्सर है, कौन से क्षेत्र में उपयोग किया जाएगा? हमने पूछा है कौन से क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाएगा। भारत में हाल ही में विकसित किया गया 10 टन वर्टिकल मिक्सर, तो 10 टन वर्टिकल मिक्सर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया है, और वो क्या करेगा? ठोस प्रणोदकों के प्रसंस्करण के लिए विकसित किया गया है। किस चीज के लिए? ठोस प्रणोदकों के प्रसंस्करण के लिए। देखिए, इंग्लिश में थोड़ा अच्छा लगेगा, वी हैव बीन डेवलप्ड बाय इसरो फॉर प्रोसेसिंग सॉलिड प्रोपेलेंट्स। कौन से? सॉलिड प्रोपेलेंट्स इन स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च में क्या करेगा? प्रोसेसिंग कर रही है सॉलिड प्रोपेलेंट्स की, तो इसके लिए ये 10 टन का वर्टिकल मिक्सर हमारे काम में आने वाला है। परियोजना के उद्देश्य बहुत लंबे चौड़े हैं, छोड़ दीजिए। वर्ष 2025 की गिद्ध गणना, कौन सी गणना है? गिद्ध की गणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक गिद्धों की संख्या कौन से राज्यों में पाई गई? IMP है। ऐसे क्वेश्चन एनवायरमेंट से रिलेटेड है, पेपर में आने की क्या लगते हैं, ताकत रखते हैं। तो गिद्ध गणना की गई, गिद्धों की जो गणना, वल्चर हो ना, वल्चर पॉपुलेशन की गई, तो इसमें कौन सा राज्य पहले नंबर पे आया है? अरे आप लोग मेरे से पहले आंसर दे देते हो। तो मध्य प्रदेश। कौन सा देश है? मध्य प्रदेश। 12,981 गिद्धों के साथ भारत में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया। मध्य प्रदेश क्या बन गया? कितने? 12,981 गिद्धों के साथ। खतरनाक राज्य है। इंसान कम, गिद्ध ज्यादा लगते हैं क्या? नहीं। हाईएस्ट वर्ड्स क्या है? वल्चर पॉपुलेशन, हाईएस्ट वल्चर पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश विद कितने? 12,981 वल्चर। तो देवी और सज्जनों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का एक बहुत ही ऊर्जावान सेशन। ऐसे ही ऊर्जावान सेशन के साथ सेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इसका मतलब टीचिंग परीक्षा के साथ रोज ही हम इतनी इंटरेस्टिंग चीजें, ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग इवेंट आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, MCQs करेंगे। डोंट वरी, आज हमें मटेरियल थोड़ा सा कवर करना था, इसलिए बहुत ज्यादा मटेरियल कवर कर लिया। आप देखिएगा अगले सेक्शन में आपके साथ मटेरियल भी होगा, आपके साथ MCQs भी होंगे, आपके साथ
प्रश्न भी होंगे और क्विज भी होंगी, मजा तो बहुत ही आने वाला है। तो चलिए इसी नोट पर लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं कल फिर इसी जगह इसी वक्त पर, जिसका नाम है टीचिंग परीक्षा। सेशन को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।